Assalamu alaikum dear students, welcome you all in today's video lecture. Today we are going to discuss the topic expansion of industrialization in India, especially during the British rule. We will also try to understand what were the main factors which contributed in the expansion of industrialization in India and what happened to the British industries in Britain during the World War I and how it promoted industrial progress in India. होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो एज वेल. सो हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक फर्नेसेस, डिक्लाइन ऑफ फर्नेसेस इन इंडिया या टीपू सुल्तान की जो स्वर्ड थी उसके बारे में. और इसके अलावा हमने देखा कि कैसे जो टाटाज थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ जो बनाई और उसकी बुनियाद जमशेदपुर से रखी कि जमशेदपुर जो एक टाउनशिप बना बाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बना और इसका नाम रखा गया था जमशेदजी टाटा से. तो यहाँ पे जो आपके सामने ये पिक्चर दी गई है ये टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की पिक्चर है. तो आज जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है जिसको हम बोलते हैं टिस्को, ये मॉडर्न है और जब ये पहले बनी थी तो इतनी डेवलप्ड नहीं थी. तो चले जानते हैं कैसे इसकी एक्सपेंशन हो गई. तो जैसे जैसे ब्रिटिश पीरियड में इंपोर्ट्स का डिक्लाइन हुआ यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ स्टील या आयरन की इम्प्लीमेंट्स या टूल्स प्रोड्यूस कर रही थी उनका इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया इंडिया में क्योंकि वॉर चल रहा था और इस तरह से वॉर के दौरान कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस फ्लोरिश नहीं होता. यूजुअली वॉर टाइम नीड्स प्रोड्यूस की जाती है यानी जो वॉर में चाहिए उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है. इस वजह से जो ब्रिटेन से आ रही थी चीज़ें उनका थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आने लगा. जहां उनका डिक्लाइन होने लगा वहीं पे इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज़ खास तौर पे टिस्को इसने वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी जो कि वार के टाइम पे ज़रूरत थी. ख़ास तौर पे जो इंडिया में इसकी ज़रूरत थी उसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया. तो इस तरह से जो टिस्को थी ये अपना एक्सपेंशन इंक्रीज़ करती गई. सो बाय 1919 यानी वर्ल्ड वार से फर्स्ट ख़त्म होने के बाद ही द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर बाय द टिस्को. तो इंडिया में जो टिस्को प्रोड्यूस कर रहा था को तो ब्रिटेन को जितनी भी ज़रूरत थी उसमें से करीबन 90% वो यहीं से खरीद रहे थे. यानी पहले जो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में जाता था, वहाँ से टूल्स इम्प्लीमेंट्स बन के आते थे, मशीन पार्ट्स बन के आते थे, उनका डिक्लाइन होने लगा. जबकि जब अपनी इंडस्ट्री टिस्को एक्सपेंड होने लगी और इसके बाद यहाँ ही रॉ मटेरियल भी, यहाँ ही लेबर फोर्स भी, यहाँ ही मशीन्स भी, यहाँ ही इंडस्ट्री भी, तो यहाँ ही मार्केट भी इसका डेवलप होने लगा. तो इस तरह से अपना रॉ मटेरियल, अपनी इंडस्ट्री, अपना लेबर फोर्स इसने क्रिएट किया. So in the case of iron and steel, as in the case of cotton textiles, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industries, industrial goods increased. Definitely इसका ये मतलब हुआ कि जो जब तक ब्रिटिश रूल यहाँ पे रहा, जब तक ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट्स थे जो हिंदुस्तान आ रहे थे, जब तक वो इंक्रीजिंग डिमांड पे थे तब तक हिंदुस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो गई. जैसे जैसे उनका डिक्लाइन होने लगा वैसे वैसे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लगे, वैसे वैसे हिंदुस्तान के अपने इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे उनकी इंक्रीज़ हो गई. तो यहाँ हम एक बात क्लियरली समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो बिलीव करते थे वी हैव कम हियर टू डेवलप इंडिया बोथ इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन इकोनॉमी, तो ये सब जो नोशन था ये सिर्फ सरफेस था यानी इसकी कोई हकीकत नहीं थी. जब तक भी ब्रिटिश रूल रहा हिंदुस्तान इंडस्ट्रियली बैकवर्ड रहा, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहा, पॉलिटिकली भी बैकवर्ड ही रहा क्योंकि सारा कंट्रोल उनके हाथ में था. तो यहाँ पे इनके आने से कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया. हालांकि इन्वेंशंस दिखाई गई, हालांकि जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ब्रिटेन में स्टार्ट हो गई उसी को देखकर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स का इसमें डायरेक्ट कोई हाथ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रमोट नहीं की इंडियन इंडस्ट्रीज़ को. जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे दे आल्सो फेस्ड द शॉर्टेज ऑफ लोन्स. लोन जो उनको मिलते थे या तो उनको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था या फिर उनको लोन ही यूजुअली नहीं मिलते थे. इसी तरह से जो वो अपने ही कंट्री में रॉ मटेरियल खरीदते थे उसका प्राइस भी हाई होता था बिकॉज दे वर
रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए थी। तो इससे पता चलता है जब कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हिंड्रेंस आ गई, जब कभी भी ब्रिटेन के एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान नहीं पहुंचे किसी रीज़न से, तब तब लोकल इंडस्ट्रीज़ या इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश हो गई। As the national movement developed and industrial class became stronger, the demand for government protection became louder. Obviously, national movement which was started during the late 19th century यानी 1870s के बाद ही इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो जो इंडियन नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने कंटिन्यूसली एक डिमांड कंटिन्यू की, एंड दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे, क्योंकि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, ना कोई इंश्योरेंस थी, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया कि इन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, इनमें से जो प्रोडक्शन निकलती है उसके लिए मार्केट क्रिएट किया जाए, या फिर उनको किसी भी तरह से इकोनॉमिकली एड दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट ग्रो होती गई, वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर भी आने लगा, और इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी प्रोग्रेस करने लगी। So, struggling to retain its control over India, the British government had to concede many of these demands in the last decades of the colonial rule. जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से कमज़ोर होती गई, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि उस टाइम पे उनकी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर क्लोज्ड। अब ब्रिटेन उस हाल में नहीं था कि वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपनी अंपायर को संभाल सके, तो वो चाहते थे किसी तरह से अब अगर इन कॉलोनीज़ पे कंट्रोल रहे तो अच्छा है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में चेंज भी लाई। अब इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन्स भी प्रोवाइड किए गए, अब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी दिया गया। इसके अलावा प्रोटेक्शन के भी सिक्योरिटी के जो मेजर्स थे वो भी लिए गए, लेकिन फिर भी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी कि यूजुअली होती है। तो इस तरह से हमने देखा ब्रिटिश पीरियड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी इंडिया में वो उतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी। ये मैंने पहले भी कहा है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो दुनिया की तमाम कॉलोनीज जो फ्री हो चुकी थी उनमें सबसे बैकवर्ड थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। होप इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ये है वो इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे थे, टिस्को, जो इनिशियल स्टेज पे जब थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड इसकी बढ़ गई, इनके गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ गई, वैसे वैसे इस फैक्ट्री का साइज़ भी बढ़ता गया। यानी जो अराउंड एरिया है इसका, जो पहले फैक्ट्री थी, जो पहले इंडस्ट्री थी, वो पहले छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ गई, इसका बिजनेस बढ़ गया, वैसे वैसे इसने और ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल किया। तो इस तरह से और ज़्यादा ये एक्सपेंड होती गई। 1919 की ये पिक्चर है, इससे पता चलता है कि कितना एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, और ताकि इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बड़ा बनाया जाए। तो आज भी ये काफ़ी मशहूर है हिंदुस्तान में, जैसा कि पहले ही मैंने इस वीडियो के इनिशियल स्टेज पे पिक्चर दिखाई। तो अब हम टर्न करते हैं जापान की ओर, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो गई। जापान जो कि एशिया का आज एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है, तो बात करते हैं इसके बारे में। So the history of industrialization of Japan in the late 19th century presents a contrast to that of India. The colonial state in India, keen to expand the market for British goods, was unwilling to support Indian industrialists. Obviously, मैंने पहले भी कहा ब्रिटिशर्स कभी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। तो जापान की जब बात करें तो केस थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मिजी रिजीम थी यानी रूलर्स थे, which assumed power in Japan in 1868, believed that Japan needed to industrialize in order to resist Western domination. जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई वो इंडिया के मामले में थोड़ी उल्टी थी। मतलब ये जापान नहीं चाहता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनकी इन्फ्लुएंस हम तक पहुंच जाए, यानी वो इतने पावरफुल नज़र आए कि फिर हम ही नज़र नहीं आएंगे। तो वो अपनी एक पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी कंटिन्यू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही इस पे फोकस किया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल नहीं था। तो इस वजह से जापान वेस्ट को देखकर, वेस्ट की प्रोग्रेस को देखकर खुद ही अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने लगा, ताकि हम किसी मामले में बैकवर्ड न रह सकें। और साथ ही में ये भी था कि वेस्ट का कोई भी यहाँ पे ना आ सके। अब इसके लिए ज़रूरी थी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी,
एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करती है वो लोकली भी कंज्यूम होता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड होती है। इस वजह से जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को खुद ही इस्टेब्लिश किया, खुद ही प्रमोट किया, ताकि किसी तरह से वेस्टर्न थ्रेट हमें फील ना हो। तो पहले जो इंडस्ट्रीज़ बनाई गई उनमें वॉर लाइक वेपन्स प्रोड्यूस किए जाते थे, यानी वो वेपन्स जो वार के लिए ज़रूरी होते हैं। सो इट इनिशिएटेड a series of measures to help industrialization, like postal services, telegraph, railways, steam powered shipping. These were developed. तो इन्होंने किस किस सेक्टर में अपना प्रमोशन दिया, इसको प्रमोट किया? पोस्टल सर्विसेज थी, टेलीग्राफ सिस्टम था, रेलवेज था, या फिर वो शिप्स जो स्टीम इंजन्स पे चलते थे। तो इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशियल स्टेज पे हो गई, ताकि कभी भी अगर वेस्ट हम पे हमला करे, यूरोपियन कंट्रीज़ हम पे रूल करने के लिए आए, या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हम उनको डिफीट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दीज वर प्रोटेक्टिव मेजर्स, यानी ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा कंट्रास्ट नजर आता है जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स है जो जानने की जरूरत है। So the most advanced technology from the West was imported and adapted to the needs of Japan. मैंने पहले भी कहा वेस्टर्न मशीन्स लाई गई, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट किया गया, ताकि जापान को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए कि वेस्ट को ये डिफीट कर सके। बिल्कुल ऐसा ही हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जब जापान एक राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर था, राइजिंग मिलिट्री पावर था, और इसने साबित कर दिया दैट एशियन कंट्रीज कैन ऑल्सो बी इंडस्ट्रियलाइज्ड। So foreign experts were brought to train Japanese professionals. Industrialists were provided with generous loans for investment by banks set up the government. तो खुद ही अपने बैंक्स, खुद ही अपना पैसा, खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन फॉरेन से लाए गए वो एक्सपर्ट्स जो जापानीज को ट्रेन करते थे इंडस्ट्रियल मैनर में। यानी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो यूजुअली या तो अपनी ही कंट्री में इन्होंने प्रोड्यूस किया, या फिर उसके लिए एक्सपर्ट्स बाहर से मंगाए। So large industries were first started by the government and then sold off at cheap rates to the business families. पहले गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्रीज बनाई और उसके बाद जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको ये बेच दी गई, और वो भी सस्ते दामों पे। मकसद सिर्फ इतना था कि इसमें जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, इंडस्ट्री बनाना चाहता है, वो अपनी इंडस्ट्री को खुद ही संभाले। अगर गवर्नमेंट सारा संभालेगी तो डेफिनेटली लोग खुद कुछ नहीं करेंगे। तो इसी वजह से पहले गवर्नमेंट्स इन्होंने खुद, ये पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो उन्होंने खुद बनाई, यानी गवर्नमेंट ने खुद बनाई, बाद में इन्हीं गवर्नमेंट्स को इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया उन बिजनेस फैमिलीज़ को जो इनको परचेज करने के लिए तैयार थी। इसी वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर जापान में है वो काफ़ी एडवांस्ड है। बट इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हिंदुस्तान में इससे उलट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार नहीं थी किसी तरह का सपोर्ट करने के लिए उन लोगों को जो हिंदुस्तानी थे और जो हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज खुद बनाना चाहते थे। अब अगर कोई इंडस्ट्री बनी भी ब्रिटिश के सपोर्ट से, तो वो फॉरेनर्स थे, वो यूरोपियंस थे, वो ब्रिटिशर्स थे जो हिंदुस्तान आए, अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा भी लिया, लो इंटरेस्ट पे, लैंड्स भी लीज पे ली और अपनी इंडस्ट्रीज स्टार्ट की। तो उन इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें जो हेल्प करते थे वो थे लोकल लेबरर्स, यानी लोकल रॉ मटेरियल, लोकल लेबर फोर्स, लोकल लैंड, लोकल प्रोटेक्शन, बट जो प्रॉफिट्स थे वो हमेशा जाते थे ब्रिटेन। तो इस तरह से जो भी उन इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा हुआ जो यूरोपियंस ने हिंदुस्तान में बनाई, उनका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ही हुआ। उसका सारा जो प्रॉफिट था वो यूरोप चला जाता था। सो जापान में इसका उलट हो गया। इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट स्पर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको थ्रेट थी कि पूरा यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस हुआ, जैसे इटली हो गई, जर्मनी हो गई, या रशिया का कुछ पार्ट हो गया, या ब्रिटेन अपने आप में एक बड़ी कंट्री थी, ये दुनिया को कॉलोनाइज करने के लिए बने हैं, दुनिया पे रूल करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ इनके कंट्रोल में ऑलरेडी थी। जापान इस डर से अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए तैयार हो गया और अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो खुद को
वेस्ट की इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई जापान में. सो बट दिस ऑल्सो मीन दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स. मैंने पहले भी कहा जितनी भी इंडस्ट्रीज बनाई गई वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई, यानी उनमें वही चीज़ें प्रोड्यूस होती थी जो मिलिट्री के काम आती थी, लाइक वेपन्स, लाइक शिप्स, या जो भी जैसे यूनिफॉर्म्स बनाई जाती है या जो आर्मोर्स होते हैं वो चीज़ें बनाई गई. तो इस तरह से हमने जापान की भी थोड़ी सी केस स्टडी की है कि कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई. यहाँ पे एक और बात बता दूँ, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ब्रिटिश रूल था, वो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट से स्टार्ट हो गया, बंगाल से. जैसे 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हो गई और फिर बंगाल पे कंट्रोल किया गया. दैट्स द ईस्टर्न पार्ट. ईस्टर्न पार्ट से फिर ये पहुंच गया नॉर्थ एंड साउथ की ओर, और लास्ट में जहाँ पे ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया हिंदुस्तान में, दैट वाज वेस्टर्न पार्ट. वेस्ट हम बोलते हैं गुजरात और इसके एडजॉइनिंग एरियाज, यानी जो मैप का लेफ्ट साइड पोर्शन है. इससे पता चलता है कि जो ब्रिटिश रूल था वो वेस्टर्न इंडिया में लेट पहुंचा. इसका मतलब उनकी इन्फ्लुएंस, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनके हार्श मेजर्स वेस्टर्न साइड में कम पहुंचे. तो इस बीच में यानी 1840s तक, 1757 से स्टार्ट हो गया, 1840s तक वेस्टर्न पार्ट ब्रिटिश रूल से लगभग बचा हुआ था. तो इस बीच में जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ थी, जिनका ट्रेड था, जिनका काम ट्रेड था, जैसे मरवारीज होते हैं, गुजरातीज़ होते हैं, ये बिजनेस कम्युनिटीज़ हुआ करते थे, या पारसीज़ थे बॉम्बे के. तो इन लोगों ने जो भी पैसा कमाया था ट्रेड के ज़रिए, इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए वेस्टर्न कोस्ट से, इन्होंने वही बिजनेस इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए. यानी इनके पास इतना पैसा था कि इन्होंने इन्वेस्ट किया वही अपना पैसा, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई हेल्प मिली. तो यहाँ से पता चलता है जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था वहाँ वहाँ पे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ बनी, और जहाँ जहाँ पे इनका रूल था वहाँ पे यूजुअली अगर इंडस्ट्री बनी भी तो उसने प्रोग्रेस नहीं किया, और अगर कोई इंडस्ट्री प्रोग्रेस भी कर रही थी तो वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी. तो इससे पता चलता है जो कॉलोनियलिज्म होता है वो कभी भी किसी तरह की कोई डेवलपमेंट कॉलोनी में नहीं करता. उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप हिज ओन नेशन. कॉलोनाइजर का पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप, टू इंक्रीज इकोनॉमिक स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नॉट इन कॉलोनी बट इन द मेट्रोपोल. मेट्रोपोल हो गई वो कंट्री जहाँ से कॉलोनाइजर आया है, जहाँ पे कॉलोनियल रूलर्स आते हैं, लाइक ब्रिटेन. तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी क्लोज हो गया. होप आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. आने वाले वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट्स से बताइए आपको वीडियोस कैसे लगी. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.